नदीम अपनी बीवी को बहुत पैसे भेजता और कहता कि मेरी बच्चों को हर तरह की सहूलियात मुहैया करो। तो फातिमा ने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। तो उसकी देवरानी उनसे हसद करने लगी और उसने किसी बंदे को पैसे देकर दुबई में नदीम को मरवा दिया ताकि फातिमा और उसकी बच्चियां भूखी मर जाएं। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब हर महीने उसे नदीम के नाम पर पैसे आते रहे। तो उसने शोर मचा दिया कि नदीम मर गया है और फातिमा का कोई आशिक उसे पैसे भेजता है और उसे घर से निकलवा दिया। कि तभी अगली सुबह देवरानी की आंखें फटी रह गईं जब बाहर नदीम ने बिरोने मुल्क से एक लंबी रकम का ड्राफ्ट भेजा था। नोटों को हाथ में लेकर घर का हर फर्द ही हैरत भरी नज़रों से देख रहा था और ऊपर से लड़ते इस खानदान के लिए नोटों की ये बड़ी बड़ी गठियाँ किसी खजाने से कम नहीं थीं। भाभी, अब तो हमारे मज़े हो गए। नदीम भाई हर महीने बाहर से इतनी बड़ी रकम भेजा करेंगे। हम दोनों देवरानी चिटानी खूब सारी शॉपिंग किया करेंगे और मज़े मज़े के खाने बनाकर खाया करेंगे। फातिमा की देवरानी आयशा ने फातिमा को मक्खन लगाते हुए कहा। फातिमा संजीदगी से मुस्कुरा कर रह गई। खुश तो वो भी बहुत थी। आखिर मुश्किलात के दिन ख़त्म हो ही गए थे, लेकिन किस कीमत पर, ये तो बस वो खुद ही जानती थी। छोटे छोटे दो बच्चों का साथ था और बड़ी जवानी में ही नदीम उसे छोड़कर बिरोने मुल्क सिर्फ इस वजह से कमाने चला गया था कि घर के हालात किसी तौर संभलने में नहीं आ रहे थे। आप ऐसा करें, या आधे पैसे मुझे दे दें, मैं उससे सामान मंगवाने के लिए रख लेती हूँ। देवरानी ने बड़े मज़े से आधी रकम अपने कब्जे में करते हुए कहा। फातिमा को भला क्या एतराज़ हो सकता था। वो हाँ में सर हिलाने ही लगी थी जब अचानक फातिमा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। फातिमा ने चौंक कर मोबाइल देखा। बिरोने मुल्क से कॉल थी। नदीम का फ़ोन था। फातिमा के लबों पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। भाभी, उठाएं ना कॉल और भाई को बताएं कि हमने घर तमीर करवाना है, अगले महीने ज़्यादा पैसे भेजें। देवरानी ने लाड से कहा। तो फातिमा ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी जानब नदीम ने सबका हाल अहवाल पूछा। सभी इश्तियाक से आसपास जमा हो गए थे। फातिमा मुस्कुराते हुए नदीम को सबकी खैर खैरियत बताने लगी। मैंने कुछ इजाफी पैसे भिजवाए हैं। ज़रूरत का सामान लेने के बाद दोनों बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना। यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है। मैं ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए। मैं हर महीने इनकी स्कूल की फ़ीसें बगादगी से भेजता रहूँगा। बस तुम गफलत मत बरतना। अपने खर्चे कम करना पड़े तो वो भी कम कर दो। नदीम की बात पर फातिमा चंद लम्हे के लिए चुप सी हो गई। लाउड स्पीकर ऑन था। सभी ये बातें सुन रहे थे। देवरानी का मुंह वाज़ेह तौर पर बन गया। लो, हम अपना भला सोच रहे थे, इधर उधर नदीम भाई पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। उसने पटखने वाले अंदाज में सारे पैसे फातिमा के सामने फेंके और उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे उसका शौहर भी एक नफरत भरी निगाह फातिमा पर डालता हुआ अंदर चला गया। फातिमा अपनी जगह पर चूर सी बन गई, मगर अंदर से चाहती तो वो भी यही थी। दोनों बेटियां स्कूल जाने की उम्रों में थी, लेकिन फिलहाल उनके तलीम पर कुछ खर्च ना किया गया था। नदीम का पुरजोर इसरार था, इसलिए फातिमा मानते ही बनी। वो अगली सुबह जाकर ही दोनों बेटियों को शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाई। एडवांस के नाम पर अच्छी खासी रकम चाहिए थी। फातिमा ने नदीम के भेजे हुए आधे से ज़्यादा पैसे स्कूल में जमा करवा दिए। देवरानी ने तो इससे बोलचाल ही बंद कर दी थी। देवर भी आते जाते उसे ताने मारता रहता, मगर फातिमा ने अपने कान बंद कर लिए थे। उस रोज़ फातिमा बच्चियों को लेने स्कूल गई। वापसी पर उसे ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। थकी आ रही जिस पर वो घर में दाखिल हुई, घर में गैर मामूली से खामोशी थी। फातिमा और उसकी देवरानी एक एक रोज़ अपनी बारी पर खाना पकाया करती थी। आज फातिमा की देवरानी की बारी थी। दोनों बच्चियां भूख का शोर मचा रही थी। चलो बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। फातिमा ने प्यार से दोनों बेटियों को कहा। महंगे स्कूल में पढ़ने की वजह से इनमें बहुत अच्छी तब्दीली आई थी। फातिमा ने अपनी चादर उतारी और सीधा किचन में आ गई, लेकिन किचन में आते ही उसका दिल धक से रह गया। सामने पतीली में सालन रखा हुआ था। फातिमा ने पतीले का ढक्कन उठाया। अंदर इतना पतला शोरबा था जिसके अंदर दो आलू पेंदे में पड़े हुए थे। फातिमा ने घबराकर हॉट पॉट का ढक्कन उठाया। इसमें सिर्फ एक ही रोटी पड़ी हुई थी।
बेख्तियार ही फातिमा की निगाह घड़ी पर पड़ी। वहाँ 3 बज रहे थे। बच्चों को शदीद भूख लगी थी और वो इस तरह का सालन तो किसी सूरत ना खा सकती थी। फातिमा ने बेख्तियार पलटकर देवरानी को आवाज़ लगाई, आयशा आयशा, आज खाना इतना कम क्यों बनाया था? फातिमा ने नरमी से पूछा। मगर आयशा, जो किसी काम से किचन में आ रही थी, एकदम हाथ में पकड़ा हुआ गिलास जोर से ज़मीन पर पटक कर बोली, खाना कम पकाया है, खाना अच्छा नहीं पकाया, आज गोश्त नहीं पकाया, आज आलू क्यों पकाए हैं, आज दाल क्यों पकाई है? ये किस किस्म के नखरे हैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के? जो रकम तुम्हारा मियाँ बेचता है वो तो सारी की सारी तुम अपनी बेटियों के महंगे स्कूल में भर देती हो। ये करो, उसके तमाम खर्चे तो मेरे शोहर की मामूली सी तनख्वाह पर चल रहे हैं। अब मेरे मियाँ की इतनी सी तनख्वाह में तो इतना यही कुछ पकेगा। और वैसे भी अगर तुम्हें ये सालन नहीं खाना तो ज़्यादा फिक्र मत करो, ये सालन मैंने अरशद के लिए रखा है, हटो यहाँ से। देवरानी ने आगे बढ़कर पतीला एक छोटे डोंगे में उल्टा, डोंगे का ढक्कन बंद किया और हाथ पाट में से रोटी निकालकर अंदर कमरे में ले गई। फातिमा हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रही। उसने आज से पहले तो खाने के मामले में कभी कोई शिकायत नहीं की थी। घर में जो भी पकता सभी सब्र शुक्र करके खा लेते थे। और ऐसा भी नहीं था कि नदीम की बेची हुई तमाम रकम बच्चों के स्कूल पर लगती थी। फातिमा रकम का एक बड़ा हिस्सा देवर को दिया करती थी ताकि वो घर के अखराजात चला सके। दोनों बेटियां हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई थी और माँ से खाना मांग रही थी। फातिमा ने एक बेबस निगाह ठंडे चूल्हों पर डाली। आप लोग अंदर कमरे में जाकर बैठो, मैं अंडा बनाकर लाती हूँ। फातिमा ने बच्चों को टाला। वो रोती बसोरती अपने कमरे में चली गई। फातिमा ने जैसे तैसे करके एक अंडे को आधा आधा करके दोनों बच्चों के लिए बनाया और रोटी बनाकर उनके लिए कमरे में ले गई। हालांकि उसे खुद भी शदीद भूख लगी थी, मगर फ्रिज खाली पड़ा था। और दूसरा, आशा की बात पर वो शदीद परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब से उसने दोनों बच्चों को स्कूल डाला है, आशा का रवैया उसके साथ इतना ख़राब क्यों हो गया है। अगले ही दिन दोनों बच्चों का रिजल्ट आया था। इत्तेफाकन उसी दिन आशा के बेटे का भी रिजल्ट आया, जो मोहल्ले के ही एक स्कूल में पढ़ता था। दोनों बेटियों की कारकर्दगी शानदार थी। वो रवानी से अंग्रेज़ी बोलने लगी थी। फातिमा का सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा था। आशा का बेटा रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? फातिमा ने प्यार से उसे पचकारा, मगर वो रिपोर्ट कार्ड वहीं सेन में फेंक कर अंदर कमरे में भागता हुआ चला गया। आयशा वहीं बैठी सब्जी काट रही थी। यकदम नखुवत से बोली, आपको मेरे बच्चे की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भला गली मोहल्ले के स्कूलों की भी कोई पढ़ाई होती है? इतना तो आपसे ना हुआ कि अपने बच्चों के साथ मेरे बेटे का भी दाखिला करवा देती। बड़ी आई है। अब हमदर्दी जताने वाली आयशा की नफरत भरी आवाज़ पर फातिमा दंग रह गई। तो ये बात थी जो अंदर ही अंदर आयशा को उससे बदजन कर रही थी। फातिमा ने रकम का हिसाब लगाया, मगर नदीम के भेजे हुए पैसों में किसी भी तरह एक और बच्चे की तलीम का खर्च उठाना नामुमकिन था। इस सूरत में जबकि देवर अरशद घरेलू अखराजात के लिए भी फातिमा से एक बड़ी रकम लिया करता था, अगर फातिमा उस रकम में थोड़ी बहुत कमी करती तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। भाभी, सारे पैसे आपको अपने पेट में बांधने की पड़ी है। मुझे गैस का बिल भरना होता है, बिजली का बिल भरना होता है, हर आए गए को देखना पड़ता है। घर का सारा खर्च मैं उठाता हूँ। आप और आपका मियाँ तो सिर्फ याशी कर रहे हैं। याशी। वो इस कदर चलाने लगता कि फातिमा घबरा कर रकम उसके हाथ में दे डालती। नदीम को वो कुछ ना बता सकती थी क्योंकि वो परदेश में बैठा बिला वजह परेशान हो जाता। फातिमा ने कई बार कोशिश की कि वो आयशा और अरशद की बदजुबानी के मुतल्लिक उसे बता दे, लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ी। आयशा अंदर ही अंदर हसद की आग में बुरी तरह से जा रही थी और उस आग पर तेल झटका पड़ोस की खाला बल्कीस ने। जब उसी शाम के वक़्त उनके घर आई, आयशा और फातिमा दोनों सेन में रखे हुए तख्त पर बैठी थी। फातिमा शाम के खाने के लिए चावल चुन रही थी, जबकि आयशा चाय का कप हाथ में लिए अपनी सोचों में गुम थी। खाला दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। आयशा ने इन्हें देखकर नागवारी से मुंह बना लिया। हूँ, अब बड़ी बी के लिए उठकर चाय बनानी पड़ेगी। मैं भी नहीं उठ रही, उसने डीठ होते हुए
वहीं दीवार के साथ टेक लगा ली, जबकि फातिमा ने खुश दिली से खाला का इस्तकबाल किया। अरे कैसी हो बेटी, सुनाओ तुम्हारा शौहर कैसा है, और वो दोनों तुम्हारी छोटी बेटियां, माशाल्लाह इतनी प्यारी अंग्रेज़ी बोलती हैं। सुना है शहर के बड़े महंगे स्कूल में डाला है तुमने इन्हें। खाला बल्कीस ने आगे होकर पूछा। फातिमा मुस्कुरा दी। जी हाँ, नदीम ने कहा था कि बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देनी है और इन्हें हर तरह की सहूलियात देनी है। आखिर वो परदेस इन्हीं के लिए तो कमाने गए हैं। फातिमा की बात पर खाला बल्कि ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी। अरे हाँ भाई, मैं तो तुम्हारी दूरअंदेशी की हमेशा से कायल हूँ। तुम बड़ी समझदार लड़की हो, लेकिन बस मेरी बहू को देख लो। आज तुम्हारे पास इसी सिलसिले में बात करने के लिए आई हूँ। खाला बल्कीस ने चेहरे पर फिक्रमंदी सजाते हुए कहा। फातिमा चौंक सी गई। आयशा भी सीधी होकर बैठ गई थी। क्या हुआ खाला, क्या हुआ है आपकी बहू को, फातिमा ने पूछा। तो खाला बोली, बस मुझे तुमसे मशवरा चाहिए बेटा कि मैं बहू को किस तरह से काबू करूं। दिन ब दिन मेरे बेटे की ख्वाहिशों पर सवार होती जा रही है। पहले वो जो अम्मा जी किया करता था, अब तो उसे मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। हर वक्त इस चमक झल्लों को मोटरसाइकिल पर बैठा कर घुमाता रहता है। आशा यकदम चमक कर बोली, अरे मैं बताती हूँ ऐसी लड़कियों को कैसे काबू में किया जाता है। मेरी भाभी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, मैं भी इसको एकदम सीधा कर दिया था। मेरा मशवरा तो ये है कि अभी आयशा ने इतना ही कहा था कि खाला बल्कीस ने नागवारी से अपना हाथ उठाकर कहा, ए बीबी तुम तो चुप ही करो, अपना घर तो तुमसे चलाया नहीं जाता। मैं फातिमा से मशवरा मांगने आई हूँ। ये बड़ी समझदार लड़की है, यकीनन ये मुझे कोई काम का मशवरा देगी। तुम जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। खाला ने आयशा को हुक्म दिया। वो शदीद शर्मिंदगी से चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। फातिमा ने भी एक नज़र उसे देखा, उसे भी बुरा लगा था, मगर वह यूं खाला बल्कीस को टोक नहीं सकती थी। आयशा ने हसद भरी एक निगाह फातिमा पर डाली। हाँ जी, उसके कानों में सोने की हवेजे चमक रहे थे। सारा कमाल पैसे का है। उसका मियाँ बाहर की कमाई बेचता है ना, जब इसी बेकार औरत की भी हर कोई ये इज्जत करता है। हालांकि ना उसकी कोई हैसियत है और ना ही कोई औकात। आयशा ने जलकर सोचा और पैर पटकते हुए वहां से उठ गई, मगर उसे सुकून ना आया। वो आधी रात तक जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चकराती रही। आज उसे फातिमा से अजीब तरह का हसद महसूस हो रहा था। वो साफ देख रही थी कि मोहल्ला तो क्या, खानदान भर में भी अब फातिमा को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी थी। हर कोई अपनी दावत और अपने घर में उसे बुलाते हुए खुशी महसूस करता, जबकि आयशा को वाज़ह नज़र अंदाज किया जाता था। ये सब कुछ सिर्फ नदीम की कमाई की वजह से ही था। क्या हुआ अगर नदीम भाई ही ना रहे, और ना वो ज़िंदा होंगे, और ना ही वो फातिमा के लिए पैसे भेजा करेंगे, और ना ही उसकी ज़िंदगी ऐसी पुरस्कून रहेगी। अचानक आयशा के जहन में ये ख्याल आया। वो चलते चलते रुक सी गई। ख्याल तो बहुत अच्छा था। इसने दिल ही दिल में वो मंजर सोचा जब फातिमा पूरी तरह से नदीम के मरने पर आंसू बहा रही होगी। उसकी दोनों बच्चों को फीस ना देने पर स्कूल से निकाल दिया गया होगा। मोहल्ले वाले और ख़ानदान वाले उसे बुरी तरह से धत्कार रहे होंगे, और वो भीख की तरह आयशा से 2 वक्त की रोटी मांग रही होगी। बेख्तियार आयशा के चेहरे पर सरशारी सी फैल गई। यही सब कुछ वो चाहती थी, लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था। ख्याल तो उसके जहन में आ गया था, लेकिन अब इसको पूरा किस तरह किया जाए, न जानो वो कितनी देर तक सोचती रही। सुबह होने तक वो फैसला कर चुकी थी कि उसका एक खालाजाद भाई दुबई में रहा करता था। वो खूब मालदार आदमी था। सब लोगों ने उससे गंदा ताल्लुक कर रखा था, क्योंकि वो छटा हुआ बदमाश था। दुबई में भी वो गैर कानूनी काम करके ही माल बनाया करता था। एक वक्त में वो आयशा को पसंद करता था और उससे शादी का ख्वाह था। आयशा जानती थी कि वो अब भी अगर वो इससे कोई डिमांड करेगी तो वो इनकार नहीं करेगा। अगले दिन वो सुबह जागी तो बड़ी बेचैन थी। उसने किसी न किसी तरह अपने इस दुबई वाले कज़न का नंबर हासिल कर लिया था। अरशद काम पर गया और फातिमा घर के कामों में मशगूल हो गई, तो वो जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर ऊपर छत पर चली आई। ऊपर आते ही उसने अपना कज़न फ़िरोज़ को फ़ोन मिला दिया। फ़िरोज़ उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। आयशा ने मीठे लहजे में उसे अपनी पुरानी मोहब्बत का वास्ता दिया, तो फ़िरोज़ जैसे सर के बल उसका हर हुक्म मानने को तैयार हो गया। आयशा ने सफाकी की इंतहा करते हुए फ़िरोज़ को कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जेठ नदीम
जो दुबई में रहता है, तुम उसे ढूंढो और जान से मार दो। उसने एक ज़माने में मुझ पर बुरी निगाह रखी थी और वो अब भी मुझे फ़ोन पर धमकियाँ देता रहता है कि जल्द मेरा घर बर्बाद कर देगा। जब तक वो मरेगा नहीं, मेरी ज़िंदगी पुरसकून नहीं हो सकती। आयशा ने झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए कहा, दूसरे जन्म अकल का अंधा फिरोज़, उससे मैं बिछड़ गया था। मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर भेजो, मैं आज रात उसका काम तमाम कर दूंगा। फिरोज़ के पूछने पर आयशा ने मुस्कुराते हुए नदीम की तस्वीर उसे भेज दी थी। वो मुतमिन थी, वो जानती थी कि फिरोज़ ने जो कहा है वो ज़रूर करेगा। वो कुछ देर तक फ़ोन हाथ में लिए बेताबी से टहलती रही। फिरोज़ ने तस्वीर देखते ही ओके का पैगाम भेज दिया था और कहा था कि वो रात का इंतज़ार करे। वो रात में उसे नदीम के मरने का सबूत भेज देगा। आशा गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। नीचे फातिमा बाजार से कुछ कपड़े लेकर आई थी। आशा मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठी। फातिमा ने जो इतने अरसे बाद आयशा को यूं खुशदिली से अपने पास बैठे देखा तो वो बहुत खुश हुई। ये देखो आयशा, ये वाला जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। फातिमा ने मोहब्बत से वो जोड़ा उसके जाना बढ़ाया। आयशा ने मुस्कुराते हुए जोड़ा उससे ले लिया और दिल ही दिल में सोचने लगी, बस चंद ही दिनों की बात है, फिर उन्हें मुल्क से आने वाली लंबी लंबी रकमें तो अब ख़त्म ही समझो। जोड़ा लेकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। अब वो रात का इंतज़ार कर रही थी। दिन शाम में बदला और शाम रात की तरीके में बदल गई। आशा की बेताबी अरूज पर थी। मोबाइल उसने मुसलसल अपने हाथ में रखा हुआ था। रात 12 बजे के करीब उसका फ़ोन बजा तो वो उछल पड़ी। जल्दी से उसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया और आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी जानिब फिरोज़ था जो फूली हुई सांसों से में उसे बता रहा था कि उसने आयशा से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया है। आयशा का दिल खुशी के मारे ऊंचे के हलक में आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने सोचा है वो सच हो गया था। अब आयशा और उसकी दोनों बेटियां उसके रहमो करम पर होंगी। मैं उन दोनों को तड़पाड़ तड़पाड़ कर मारूंगी और एक वक्त की रोटी भी नहीं दिया करूंगी। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा और खुशी से बेकाबू होते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। अब वो मुतमिन थी। 2 रोज़ बाद पहली तारीख थी। पहली को ही नदीम रकम भेजा करता था। भाभी पैसे आए तो सबसे पहले मुझे बिजली के बिल के पैसे दीजिएगा। आयशा ने फातिमा से कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हें दे दूंगी। फातिमा की बात सुनकर आयशा दिल में हंस पड़ी। अब कहीं से पैसे नहीं आने वाले बीबी, भूखी मरोगी तुम। 2 दिन गुजर गए। आयशा मुतमिन थी लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब ठीक 2 दिन के बाद फातिमा के नाम पर उतनी ही रकम का ड्राफ्ट मसूल हुआ जितना नदीम उसे भेजा करता था। आयशा पटी पटी निगाहों से फातिमा के हाथ में मौजूद रकम की गठियाँ देख रही थी, वो जो अभी बैंक से निकलवा कर लाई थी। ये कैसे मुमकिन है? उसके लबों से सरसराते हुए निकला। फातिमा चूक गई। तुमने कुछ कहा आयशा? उसने पूछा मगर आयशा सटपटा सी गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फ़िरोज़ ने उससे झूठ बोला है, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं था। फ़िरोज़ ने खुद कहा था कि नदीम मर चुका है। उसने कई बार फ़िरोज़ का नंबर मिलाने की कोशिश की मगर उसका नंबर ना लगा। अब तो वो पहले से भी बढ़कर परेशान हो गई थी। फातिमा को कुछ खबर ना थी कि आयशा के दिल में क्या चल रहा है। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरने लगी। बस एक अजीब बात हुई कि फातिमा के नंबर पर अब नदीम की कोई कॉल ना आती। फातिमा भी परेशान होती मगर यही सोचकर खुद को तसल्ली दे देती थी कि नदीम शायद मसरूफ़ है, इसलिए उसे कॉल करने का वक़्त नहीं मिल रहा। रफ्ता रफ्ता पूरा 1 महीना गुजर गया। 1 माह के बाद ठीक पहली तारीख को फातिमा को फिर से रकम वसूल हो गई, लेकिन नदीम का फ़ोन ना आना था ना आया। 3 महीने इसी तरह से गुजर गए। फातिमा के हालात बहुत बेहतरीन हो गए थे। वह अब नदीम के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। आयशा जले पैर की बिल्ली की मानद घूमती रहती मगर अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। ये मामला हल करना ज़रूरी था। इस रोज़ भी फातिमा बैंक से पैसे निकलवा कर आई थी। मुझे सोने के कुछ जेवरात बनवाने हैं, मैं शाम में ज्वेलर के पास जाऊंगी। अरशद, तुम्हें मुझे ले जाना, फातिमा ने कहा तो अचानक आयशा ने चाय का कप ज़मीन पर पटका और बिछड़ी। किस खुशी में सोने के जेवरात बना रही हैं आप? पिछले 3 महीने से आपके शौहर ने आपको एक फ़ोन कॉल तक नहीं की, ना उन्होंने कोई खत लिखा
और ना ही उनकी खैरियत की कोई इत्तला आई है। साफ ज़ाहिर है कि दुबई में उनका इंतकाल हो चुका है, वो मर चुके हैं। और आप इतनी बेशर्म औरत हैं कि शौहर के मरने के बावजूद जेवरात बना रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये सारे पैसे, और क्यों इतने खुश हैं आप? क्या आपका कोई छुपा हुआ आशिक तो नहीं जो दुबई में बैठा है और आपके नाम पर लंबी लंबी रकमें बेच रहा है? आयशा ने चला चला कर कहा। फातिमा हक्का बक्का रह गई, मगर देवर ने भी चूम कर फातिमा को देखा। आयशा कह तो ठीक रही थी, 3 महीने हो गए, नदीम भाई का कोई अता पता नहीं। पहले वो हर महीने मुझे भी फ़ोन किया करते थे, लेकिन आप उनका नंबर मुसलसल बंद आता है, तो फिर आपको पैसे कौन भेजता है? अरशद का लहजा ही बदल गया था। फातिमा हक्का बक्का रह गई। नदीम मसरूफ़ होंगे इसलिए उन्होंने रब्ता नहीं किया, लेकिन हर महीने उन्हीं के नाम से मेरे अकाउंट में रकम आती है। फातिमा ने सफाई देने की कोशिश की, मगर आयशा ने चला चला कर आसमान सर पर उठा लिया। यकीनन ये बदकिरदार औरत है, इसने यहाँ से बेचते साथ ही नदीम भाई को जान से करवा दिया है, और वहाँ उसका कोई आशिक बैठा है जो उसके नाम पर पैसे बेचता रहता है। वाह भाई वाह, यहाँ तो शोहरी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, और ये एक मैडम है, बाहर के मुल्क से आशिक रकमें बेचते हैं उनके लिए। आयशा ने आसमान सर पर उठा रखा था। अरशद भी तंग आकर उठ खड़ा हुआ। बस कर दें भाभी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे आप बेवकूफ़ बना रही हैं। मैं अपने ज़रिए से पता करवा लेता हूँ कि नदीम भाई ज़िंदा हैं या नहीं। वो घर से बाहर निकलता चला गया। फातिमा वहीं बैठी की बैठी रह गई। शाम तक अरशद ने न जाने किस किस से रब्ता किया, लेकिन जब रात के वक़्त वो घर वापस आया तो गुस्से में लाल हो रहा था। उठाओ सामान और निकल जाओ मेरे घर से, बदकिरदार औरत। तेरा भाई तो 3 महीने पहले ही दुबई में मारा जा चुका है। अरशद की बात पर आयशा भी कमरे से निकल आई। देखा ना, मैं कहती थी ये औरत है ही बदकिरदार। हराम की कमाई से खुद भी जी रही है और हमें भी दोज़ख का ईंधन बना रही है। तौबा तौबा, मुझे तो ऐसे ही पैसों की ज़रूरत नहीं। आयशा ने कानों को हाथ लगाया। देवर गुस्से से पागल हो रहा था। उसने फातिमा को बाजू से पकड़ा और दोनों बेटियों समेत घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। आयशा बेहद खुश थी। आज उसकी बरसों भरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। फातिमा नामी कांटा उसकी ज़िंदगी से निकल चुका था। 3 महीने बाद ही सही, लेकिन बिलाखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। अब फातिमा और उसकी बेटियां सड़कों पर रुड़ती रहेंगी, उन्होंने खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। इस सोच ने आयशा के अंदर खुशी भर दी। मुतमिन होकर अंदर कमरे में जाकर लेट गई। बाहर फातिमा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए रहम की भीख मांग रही थी, मगर आयशा ने कान लपेट लिए। सुबह होने तक खुद ही वो कहीं चली जाएगी, मैं तो बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसने पक्का इरादा किया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह का उजाला नमूदार हुआ। आयशा जाकर कमरे से निकली तो बाहर से आने वाली आवाज़ें भी थम चुकी थी। आयशा मुस्कुरा दी। यकीनन रात गए कहीं जा चुकी है, अब ये पूरा घर मेरा है। आयशा ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। अचानक ही उसे घर के बाहर कुछ आखिर से महसूस हुई। सुबह सुबह कौन आ गया? आयशा ने सोचा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर उसे नज़र आया उसने उसके कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। खुले दरवाजे के दाएं तरफ फातिमा ज़मीन पर बैठी थी। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लपेट रखा था। शायद वो रात से कहीं गई ही नहीं थी। घंटों में मुंह दिए बैठी थी, मगर हैरान होने की वजह फातिमा नहीं बल्कि वो नदीम था। शायद अभी अभी सामने खड़ी टैक्सी से नीचे उतरा था। उसके हाथ में उसका सामान था और वो हैरत भरी निगाहों से दरवाजे के साथ बैठी फातिमा को देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सुबह घर से बाहर क्यों बैठी हो? फातिमा ने सर उठाकर देखा। नदीम उससे पूछ रहा था। नदीम शशते रह गया। फातिमा की हालत बुरी हो चुकी थी। दोनों बेटियां भी सर्दी के मारे थर थर काँप रही थी। अबू, चचा और चची ने कल रात को अम्मी और हमें घर से निकाल दिया था। बड़ी बेटी रोते हुए पाप से लिपट गई थी। नदीम ने झटका खाकर आयशा की जानब देखा, जो खुद फटी फटी निगाहों से ये सारा मंजर देख रही थी। नदीम जिंदा होकर कैसे वापस आ गया, ये तो नामुमकिन था, मगर नदीम का पारा चढ़ चुका था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को निकालने की? 3 महीने तक अगर मैंने उसकी कोई खैर खबर नहीं ली तो उसका ये मतलब तो नहीं था कि उसका कोई वारिस ही नहीं। सख्त लहजे में कहता हुआ वो हाथ से पकड़कर फातिमा को घर के अंदर ले आया था।
अंदर से आंखें मलता हुआ अरशद भी बाहर निकल आया। उसने जो जिंदा सलामत नदीम को अपने सामने खड़े देखा तो हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो हर जगह पता करवा लिया था। सबके कहने के मुताबिक आपकी मौत वाक़या हो चुकी है। आप जिंदा कैसे हैं? अरशद के मुंह से बेसाख्ता निकला। नदीम ने एक तंजिया हंसी। अच्छा, तो तुम लोग मेरी मौत की खबर को सच मान बैठे और मेरी बीवी और बेटियों को घर से निकाल दिया। मैं वहाँ पर एक कानूनी मुश्किल में फंस गया था, जिसकी वजह से 3 महीने तक मैं फातिमा के साथ कोई राब्ता ना रख सका। 3 महीने पहले मुझ पर किसी ने कातिलाना हमला किया था। उसने मुझे अपनी तरफ से तो जान से मार ही दिया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैसे वो घर से बाहर निकला मुझे होश आ गया और मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मुझे कत्ल करने वाला तो अगली सुबह ही पकड़ा गया था, मगर चूंकि वो गैर मुकामी था इसलिए उस दौरान मुझे कई दफ़ा अदालत और पुलिस स्टेशन जाते रहना पड़ा। मैं इन सारे मामलात को तुम लोगों से दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने इन 3 माह तुम लोगों में से रब्ता नहीं किया। नदीम ने अपनी बात संजीदगी से मुकम्मल की। फातिमा ने बेख्तियार सर उठाकर आसमान की जानब देखा। कल पूरी एक रात जिस तरह क़यामत की मानक गुजरी थी, वो रो रो कर नदीम की सही सलामत वापसी की दुआएं मांगती रही थी। शायद ये उसकी दुआओं की कबूलियत थी कि सुबह सवेरे उसका सर साहिबान वापस लौट आया था। फातिमा बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। नदीम ने आगे बढ़कर उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, ये मेरा घर है और इस घर में वो लोग बिल्कुल नहीं रह सकते जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी और मेरी बेटियों को घर से निकाला। अरशद, अपना और अपनी बीवी का सामान उठाओ और जहाँ मर्जी जाकर रहना है रह लो, नदीम ने सख्त लहजे में कहा। अरशद बौखला गया। आयशा भी शर्म से पानी पानी हो रही थी। इसका किया सब उल्टा पड़ गया था। उसने फातिमा और नदीम दोनों की मिन्नत समाजत की। चाहती थी कि अरशद की तनख्वाह में उसका गुजारा नामुमकिन है, मगर नदीम ने सख्ती से फैसला कर लिया था। उसने आयशा और अरशद को सामान समेत घर से निकाल कर ही दम लिया। आयशा, जो फातिमा को जलील और रुसवा करने के ख्वाब देखा करती थी, अब खुद किराए के मकान में रहने और घुट घुट कर जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई थी।